हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में इन नेपाल। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने फॉरेन स्टूडेंट्स का जो क्वेरी है उसको एड्रेस करते आया हूँ, लेकिन टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाता है और हर चीज़ की स्पेशली जो इन्फॉर्मेटिक वीडियो होता है, जैसे कि हमारा वीडियो स्पेशली इन्फॉर्मेटिक वीडियो होता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ क्या है। तो इस हिसाब से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चेंजेज होता रहता है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझे कहते हुए सुना मैंने कि बीपी कोराला में आज भी बोलते हैं कि ये यहाँ पर स्कॉलरशिप सीटें है। लेकिन मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में नेपाल में कोई स्कॉलरशिप, किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट के द्वारा, मेडिकल एजुकेशन कमीशन के द्वारा या स्पेशली ये बोला जाए कि कॉलेज के द्वारा ये आपको कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको स्कॉलरशिप की बताई भी जा रही है तो जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट है, उसकी कोई स्कॉलरशिप यहाँ तक ऑफिशियली कोई स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं की गई है गवर्नमेंट या मेडिकल एजुकेशन कमीशन की तरफ से फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि ये बच्चे क्यों कहते हैं कि आज भी BPKHS में स्कॉलरशिप सीटें है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। ये है कहने का मतलब कि गूगल सर्च। देखिए क्या है कि जो गूगल में वो आर्टिकल आज भी पड़ा हुआ है जो कि 2019 में लिखा गया था, 2018 में लिखा गया था, 2017 में लिखा गया था, या आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि वो आर्टिकल लिख देते हैं जो कि उसकी मौजूदगी ही नहीं है, उसके जैसे कि रैंक करा देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट में एड प्रमोशन चलना और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेक और फेक न्यूज़, फेक फी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल कराना। यहाँ तक कि बहुत स्टूडेंट्स ने ये भी पूछते हैं कि ये इस साल अभी के एप्लीकेशन फॉर्म निकला है तो ये पूछते हैं कि जी अभी तो एप्लीकेशन ही फॉर्म नहीं आया है, यहाँ तो गूगल में ये दिखा रहा है, यहाँ जगह तो ये दिखा रहा है, फलाने कंसल्टेंसी की वेबसाइट पर ये दिखा रहा है, फलाने कॉलेज की वेबसाइट पर ये दिखा रहा है। तो देखिए मैं ये भी क्लेरिफाई करना चाहूँगा, वही चीज़ है कि पुराने डाटा को आप ब्राउज कर रहे हो और नए भी डाटा किसी ने अपलोड किया है तो वो फेक किया है, उसके इन्फॉर्मेशन कम है, इसीलिए आपको वहाँ पर दिख रहा है। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर भी करना चाहूँगा, बहुत बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि जब मुझे काठमांडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। देखिए नेपाल में काठमांडू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 10 मेडिकल कॉलेजेज है, और मैं ये वीडियो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ एज ए फॉरेन कैटेगरी में। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी में 10 मेडिकल कॉलेज है, तो 10 में से किस में आपको लेना है? सबसे पहले और मेन या सेंट्रल मेडिकल कॉलेज बोला जाए काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस को, ये जो आपको दिख रहा है। और दूसरा कहने का मतलब कि काठमांडू मेडिकल कॉलेज, तीसरा कहने का मतलब कि नेपाल मेडिकल कॉलेज, चौथा कहने का मतलब कि मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, पांचवा कहने का मतलब कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भरतपुर, छठवां कहने का मतलब कि विराट मेडिकल कॉलेज, सातवां कहने का मतलब कि नोबेल मेडिकल कॉलेज, आठवां कहने का मतलब कि लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, नौवां कहने का मतलब नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, 10वां कहने का मतलब देवदहा मेडिकल कॉलेज। मीन्स आपको टोटल 10 मेडिकल कॉलेज है काठमांडू यूनिवर्सिटी में। तो पहले आप जब भी सवाल पूछे तो आप ये क्लियर करें आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी में किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहीं तो आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि KUS में काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप एडमिशन की बात कर रहे हैं और उसको काठमांडू यूनिवर्सिटी बोल दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा बहुत सारे लोग के वीडियो में, बहुत सारे लोग के यूट्यूब चैनल पर कि वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो किसके दिखा रहे हैं? काठमांडू यूनिवर्सिटी के, जो कि एक विश्वविद्यालय है। वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बात क्लियर करना है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है, एग्जैक्ट डेट कहाँ से मिल सकता है, ये सब चीज़ के लिए आपको मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट www.msc.gov.np लॉगिन कर आपको एक्सेस करना पड़ेगा, या आपको मेडिकल एजुकेशन कमीशन सानोथमी भक्तपुर के जो ऑफिस है वहाँ पर आना पड़ेगा। अब इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे 21 मेडिकल कॉलेजेज है। 21 मेडिकल कॉलेजेज में से बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज के, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो वन ऑफ द
एम्स दिल्ली माना जाता है नेपाल के लिए, नेपाल के मेडिकल कॉलेजेज में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, या उसी का नाम है शॉर्ट फॉर्म में IOM, या उसी के नाम है महाराजगंज मेडिकल कैंपस जिसे शॉर्ट फॉर्म में MMC बोलते हैं। उसके भी वेबसाइट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वही है। तो अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, हाउ एडमिशन प्रोसीजर वर्क्स, आपके डेट कब है, काउंसलिंग कब है, एडमिशन कब है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, आपको कब रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपकी कितनी फ़ी लगेगा, ये सारी चीज़ देखने के लिए आपको एक आपको मेडिकल एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट को ब्राउज करना है, जहां पर आपको जितने भी डिटेल है वो चीज़ें है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉरेन के लिए भी उपलब्ध कराई गई है, एडमिशन प्रोसीजर कैसे वर्क करता है। मैंने जितने लोग आते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को PDF जो है वो भेजता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर यकीन है कि आप लोग में से आधे लोग पढ़े ही नहीं होंगे। आधे क्या बोला जाए, 75% से ज़्यादा लोग वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े ही नहीं होंगे। आप 8 से 10 पेज की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन घंटों देर एक कंसल्टेंट से नहीं 10 कंसल्टेंट से उसी झूठ के पीछे लगे होते हैं कि ये कौन कंसल्टेंट सही बोल रहा है, कौन कंसल्टेंट झूठ बोल रहा है। तो आपके पास महाराज ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन की ऑफिशियल नोटिस है, उसे पढ़िए, समझिए कि एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करता है। और अगर कोई कंसल्टेंट चार्ज मांग रहा है, आपसे फ़ी मांग रहा है, तो क्यों दूँ चार्ज, ये पूछ सकते हैं। अगर कोई फ्री में करा रहा है तो क्यों फ्री में करा रहा है, वो ये भी सोचना है। फ्री की चीज़ें हर चीज़ सही नहीं होती है, उसी तरह से हर चीज़ पे कर भी सही नहीं होता है। दोनों चीज़ में आपको सोचना चाहिए कि वाई ही इज़ डूइंग फ्री एंड वाई ही इज़ चार्जिंग, दोनों में आपको सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। और उसकी पॉलिसी, ट्रस्ट वर्दी सारी चीज़ आपको काउंट कर बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऑफिशियल नोटिस के लिए कहाँ जाना है, www.msc.gov.np। अब आते हैं कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के बात में। तो देखिए, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज जो KUSMS है, इसके भी ऑफिशियल जो पेज है वहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो आप फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं वो फ़ी स्ट्रक्चर भी नेपाली स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराई है 41,68,090 रुपीज़। हालांकि यही फ़ी स्ट्रक्चर इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडियन करेंसी में पे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी है। ये चीज़ है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑफिशियल एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है। अब आते हैं कि अगर नेपाल में अभी तक जो फिलहाल में 21 मेडिकल कॉलेजेज है, उस 21 मेडिकल कॉलेजेज में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिकतम किस कॉलेज की, किस मेडिकल कॉलेज की डिमांड होता है इंडियन स्टूडेंट्स में या फॉरेन स्टूडेंट्स में। तो इसमें सबसे सिंपल आपको भी पता होगा कि सबसे डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज इन इंडियन या इन फॉरेन स्टूडेंट्स में बोला जाए तो BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है। BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस को शॉर्ट फॉर्म में BPKIHS बोला जाता है, जो कि धरान में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में है और नेपाल के लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेजेज है, जिसमें पहले UG प्रोग्राम और PG प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम एम्स दिल्ली के अंडर में चलता था, एम्स दिल्ली के मैनेजमेंट में चलता था। ये हॉस्पिटल दोनों नेपाल एंड इंडिया गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन में बना है और कनेक्ट की कोलैबोरेशन से चल रहा था, जिसमें एम्स दिल्ली के बहुत सारा असिस्टेंस है, एड है। और यहाँ पर जो प्रोफेसर लोग भी थे पहले, वो लोग इंडियन थे। 2019 तक वहाँ तक कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 100 सीटों में से 30 सीटें इंडियन के लिए होती थी, जिसमें 19 सीटें स्कॉलरशिप होता था और 11 सीटें पेइंग सीटें होता था। और 19 में भी कुछ पार्शियल, कुछ फुली सीटें होता था, ठीक है। और इसमें अभी डिटेल में नहीं उसका चर्चा करना है, क्योंकि अभी 2020 से जब से मेडिकल एजुकेशन कमीशन आया है तो उस मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो करने मतलब कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो 8 हो गई है, मीन्स टोटल 8.25% है। तो आप मानिए 8 ही दिया जा रहा है, तो 8%, क्योंकि 100 में से 8 सीटें आपको मिल रहा है। और जो कहने का मतलब कि जो उसमें जो भी सीटें फुलफिल हो रहा है जब से मेडिकल एजुकेशन कमीशन है, 8 में 8 सीटें अधिकांश, मीन्स अभी 2020 से लेकर 2023 के काउंसलिंग तक अधिकांश बार, मीन्स एक बार सिर्फ नहीं हुआ है, नहीं तो हर बार एग्ज़ाम बेसिस पर होता है।
KUSMS को चूज नहीं करते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसको चूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, बाकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जैसे कि महाराजगंज मेडिकल कैंपस या उसी को मैंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंसेस, उसमें एवरी ईयर बच्चे नीट स्कोर पर भी इनरोल होते हैं और एग्जाम बेसिस पर भी इनरोल होते हैं। बोथ ऑप्शंस बोथ ऑप्शन पर बच्चे इनरोल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस। पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस 2022 तक यहाँ तक कि एग्जाम बेसिस पर भी सीटें खाली चल जाता था और नीट स्कोर पर भी सीटें खाली चल जाता था। बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि उनको पता नहीं होता था, कोई काउंसलर नहीं था कि बताए उनको, और उतना प्रमोशन नहीं था। हम लोग भी कोशिश करते थे तो उतना नहीं हो पाता था। उसके बाद आइए नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और उसका भी हालत वही था, ना एग्जाम पर सीटें फुल हो पा रहा था ना नीट स्कोर पर, मीन्स उसमें भी सीटें खाली चल जाता था। उसके बाद आइए कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस। यहाँ तक कि कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में तो एक ही साल मीन्स 2000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 2020 से सीटें उसमें हैं, लेकिन ना 2020 में बच्चे पढ़ने गए, ना 2021, ना 2022, ना 2023 में सिर्फ बच्चे गए हैं, और वो भी 4 सीटें में से 3 सीटें में गए हैं, और वहाँ गए बच्चे तो न्यूज़ में नाम आ गया। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीटें आपको नीट स्कोर पर मिल सकता है। सिर्फ कुछ कॉलेजेस में आपको, जैसे कि BP कोइराला के बारे में मैंने बताया, मस्ट डिमांडिंग मेडिकल कॉलेजेस विथ इन इंडियन स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पर आपको नहीं मिल सकता है, और जो प्रोबेबिलिटी है पाने को वो नहीं मिल सकता है। अब आते हैं, देखिए मैंने शुरू ही में बताया आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर में कितने मेडिकल कॉलेजेस है, आप याद कीजिए 10 बताया था मैंने। 10 मेडिकल कॉलेजेस में से सबसे मैंने सेंट्रल या मेन मेडिकल कॉलेजेस कौन बताया था, मैंने आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस बताया था। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंडर में कौन कौन 9 मेडिकल कॉलेजेस चल रहा है, जिसमें मैंने काठमांडू मेडिकल कॉलेज जिसके शॉर्ट फॉर्म में KMC, एक नेपाल मेडिकल कॉलेज जिसके शॉर्ट फॉर्म में NMC, ये दोनों मेडिकल कॉलेजेस काठमांडू में हैं। उसके बाद आउटसाइड काठमांडू में बताए थे आपको मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस जिसे शॉर्ट फॉर्म में MCOMS बोलते हैं। उसके बाद आइए कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉम्स भरतपुर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या बताया थे मैंने, नोबल मेडिकल कॉलेजेस जो विराटनगर में है जिसे शॉर्ट फॉर्म में नोबल बोलते हैं। उसके बाद विराट मेडिकल कॉलेज BMC जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये भी विराट में है। उसके बाद मैंने नेपालगंज मेडिकल कॉलेज नेपालगंज में है। उसके बाद लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद देवदाहा मेडिकल कॉलेज, इतना बताए थे। देखिए 10 जो काठमांडू यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेज है उसमें जो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है ये किसी भी पर्सन की मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी की खुद के मेडिकल कॉलेजेज है। तो जब यूनिवर्सिटी के खुद के मेडिकल कॉलेज हो गई और काठमांडू यूनिवर्सिटी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स ये आपको सेवा प्रदान करते हैं, इनको कोई भी प्रॉफिट या ज़्यादा धन कमाकर लोभ लालच नहीं है। तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KUSMS बुलाते हैं। तो इस मेडिकल कॉलेजेस की लोकेशन जो है धूलीखेल में है, चौकोट में। और जो धूलीखेल में जो हॉस्पिटल है, धूलीखेल हॉस्पिटल जो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है, जो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के दोनों के एक आपस में कोलैबोरेशन हो गई। और जब कोलैबोरेशन हुआ तो दोनों ने एक मेडिकल शिक्षण पढ़ाना शुरू किया जिसमें MBBS, BSc नर्सिंग, BPS, BPT और BSc MLT, ये सारे चीज़ से BSc MIT है इसमें प्रोग्राम। टोटल 4 से 5 प्रोग्राम हैं। और यहाँ पर आपको जो फ़ी है वो बड़ी मज़ेदार है, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है। और उसमें भी जो सुविधाएं है, जो पॉलिसी है, जैसे कि कहने का मतलब कि वहाँ पर आपको हॉस्टल ऑप्शनल है, कोई भी किस्म के एक्स्ट्रा फ़ी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीज़ सुविधाएं से बच्चे की जो ये डिमांडिंग मेडिकल कॉलेजेस बना, इसकी वजह से मेडिकल प्रशासन और हम लोग भी या पूरे नेपाल के जो फॉरेन स्टूडेंट्स के ले आने की जो पॉलिसी है वो बहुत ही बेहतरीन हो गया। अब इसमें इस कॉलेज की मैं चर्चा कर रहा हूँ काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के। काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2020 से बात कर रहा हूँ, जब से मेडिकल एजुकेशन कमीशन आया। 2020 में सबको लग रहा था कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन कोई फॉरेन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर प्रोवाइड करेगा।
इसलिए इस कारण से अधिकांश बच्चे ने अप्लाई जो किया फॉर्म अपना, वो एग्ज़ाम बेसिस पर किया, क्योंकि फॉरेन के लिए 2 कैटेगरी होता है, एक यहाँ के एग्ज़ाम देना, एक नीट के स्कोर पर। तो अधिकांश बच्चे ने एग्ज़ाम बेसिस पर दिया और उसमें से अधिकांश बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और पास भी हुआ। और वही आज तक वही इतिहास है कि 2020 में सबसे ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन कमीशन के एग्ज़ाम में पास हुए हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कभी 30, कभी 35, कभी 30, कभी 35, 40 बच्चे पास होते हैं, इससे ज़्यादा पास ही नहीं हो पाते हैं। तो ये बात है। तो 2020 में सबसे ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन कमीशन में बच्चे इंडियन एज ए फॉरेन पास हुए हैं। और उसमें से बच्चे ने जब फी स्ट्रक्चर उन लोग के पास आया तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में बीपी कोइराला और किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में नेपाल में स्कॉलरशिप नहीं था। तो बच्चे ने बीपी को जो हायर रैंकिंग ले आया था, जिन बच्चे ने बीपी कोइराला लिया, और उसके बाद मैक्सिमम बच्चे ने केवीएस में लिया, 20 बच्चे ने लगभग केवीएस में लिया। उसके बाद आपको आयोम लिया और बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें एक दो बच्चे ने इनरोल किया। उसके बाद 2021 आता है। 2020 में जो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज था, उसकी फ़ी 55,31,250 रुपया फ़ी था। और 2021 में भी यही फ़ी कंटिन्यू हुआ, जिससे क्या हुई कि फॉरेन स्टूडेंट्स की जो नंबर थी 33 सीटें थी, लेकिन उसमें सिर्फ जो बच्चे ने आया इनरोल किया वो 4 बच्चे का इनरोलमेंट हुआ। जिससे क्या हो गई कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो डीन ऑफिस है वहाँ पर कुछ छलफल हुई और काठमांडू यूनिवर्सिटी में स्पेशली धूलीखेल के जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वहाँ पर जो छलफल हुई, क्योंकि धूलीखेल हॉस्पिटल इज अ कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल और जहाँ पर कि बहुत सारा एड नेपाल सरकार से सहायता मिलता है, जापान के सरकार से सहायता मिलता है, ऑस्ट्रिया के सरकार से सहायता मिलता है, जर्मनी से हो गए, बहुत सारे डेवलप्ड, यहाँ तक कि यूएसए वगैरह से भी बहुत सारे डेवलप, यहाँ तक कि इंडिया गवर्नमेंट से भी बहुत सारा जगहों से स्कॉलरशिप मीन्स फंड या सहायता चीज़ें मिलता है। तो अगर फॉरेन स्टूडेंट्स ज़्यादा रहता है तो धूलीखेल हॉस्पिटल के लिए ये चीज़ें बहुत ही मायने रखता है, जो सहायता में सहयोग ले पाए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाए और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। और इसके साथ साथ अपने जो पीपुल है लोकेलिटी में जो लोग हैं उनको बेस्ट क्वालिटी